हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें आज का टॉपिक है बच्चों शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक। काफी महत्वपूर्ण है और इसके अर्ध आयुकाल का भी व्यंजक काफी महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों इसके व्यंजक के लिए पहले आपको समझना होगा अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि समझने के लिए आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया पता होनी चाहिए कि जब दो पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उनके बीच जो क्रिया विधि होती है वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों अणु, परमाणु या आयन भाग लेते हैं। तो जब अणु, परमाणु या आयन भाग लेते हैं तो टोटल उनकी जो संख्या वो अणु संख्यता कहला जाती है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा कि मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया में जितने अणु, परमाणु, आयन भाग लिए उनकी टोटल संख्या वो अणु संख्यता कहलाती है। लेकिन जो क्रिया के दर का निर्धारण करते हैं, जो वास्तविक रूप से क्रिया को संपन्न कराते हैं, वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। समझने की कोशिश करिए, बढ़िया फैक्ट की बात है बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने अणु, परमाणु या आयन की संख्या है वो अणु संख्यता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु और आयन की जो टोटल संख्या है वो अणु संख्यता है। लेकिन जो क्रिया की दर का निर्धारण करते हैं बच्चों, अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि समझ में आ गई। जैसे मैं कहता हूं कि 15 सदस्यीय टीम का सिलेक्शन होता है क्रिकेट में, तो 15 सदस्य हो गया अणुसंख्यता। लेकिन बच्चों 11 ही सदस्य केवल खेलते हैं, हार और जीत का निर्धारण केवल 11 ही खिलाड़ी करते हैं। तो जो 11 खिलाड़ी हैं बच्चों वो अभिक्रिया की कोटि हो गई। यानी मान लीजिए कहीं लड़ाई दंगे में 15 लोग दौड़े तो थे, लेकिन जाने के बाद यार वहां 10 लोग लड़ाई किए, बाकी 5 लोग बैठ गए, बोले हमको किसी से मतलब नहीं है। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया में भी अणु, परमाणु, आयन अभिक्रिया में तो ढेर सारे भाग लेते हैं, लेकिन कुछ ही भाग जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं। अब ये जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं वो अभिकारक के सांद्रण के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। द्रव्यानुपाती क्रिया के आधार पर आप लोगों ने पढ़ा है गुल्डबर्ग एवं बागे के नियम के आधार पर कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर है अभिकारक की सांद्रण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और सांद्रण को हमेशा घात के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुआ। थोड़ा कुछ बेसिक भी जानना जरूरी है क्योंकि इनका हमको जरूरत पड़ेगा ना भाई। ये गुल्डबर्ग बागे के नियम के आधार पर जो हम बताए अभी कि रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है, मतलब अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है और सांद्रण को व्यक्त करने के लिए हम उसको घातांक के रूप में लिखते हैं बच्चों, ये चीज है। अब यहाँ पे जब अभिक्रिया की कोटि तो आपने समझा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं, जो अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं, वो अभिक्रिया की कोटि है। लेकिन जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ही ना करे, समझ रहे ना, अभिकारक के सांद्रण पर बिल्कुल निर्भर ही ना करे, तो वो शून्य कोटि का अभिक्रिया कहला जाता है। कि जब रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रियाकारक पदार्थ के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती तब वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहला जाती है बच्चों। प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या हो जाएगा कि अभिकारक का जो सांद्रण का घातांक है वो इकाई हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा आपको पुराना चीज भी ऐड करना पड़ेगा बच्चों। मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग क्रम से वीडियो देखा करें। जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए होंगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि सर क्या बक रहे हैं, लेकिन जो प्लेलिस्ट में क्रम से देख रहे होंगे उनको मजा आता होगा कि हाँ यार वास्तविक रूप से मजा आ रहा है। जैसे मैं कहता हूं कि ए है, ठीक है, और बी है बच्चों, ठीक, इसका जो सांद्रण है स्मॉल ए, इसका सांद्रण स्मॉल बी, तब जो अभिक्रिया की दर है, ठीक है, रेट, ये जो अभिक्रिया की दर है वो समानुपाती उसका सांद्रण के, ए का सांद्रण कितना है स्मॉल ए, घातांक के रूप में लिखा जाता है, बी का सांद्रण स्मॉल बी हो गया। ये हो गया द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम गुल्डबर्ग एवं बागे के नियम के आधार पर। लेकिन जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगा, तो जो रेट है बच्चों वो इसके घातांक के शून्य पर होगा। मतलब यहां पर यदि मैं कह दूं कि ए का पावर कितना होगा, शून्य होगा, इसके सांद्रण पर ही निर्भर नहीं करता। जब सांद्रण पर ही निर्भर नहीं करेगा बच्चों तो आपका शून्य कोटि का अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, यानी जब हम अभिकारक का सांद्रता लेकर चलेंगे तो उसका घात 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर क्रियाकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, वो बच्चों आपका कहलाता है शून्य कोटि का अभिक्रिया। जैसे बच्चों आप सबको पता होगा कि कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक है, वो प्रोडक्ट बनाता है बच्चों। क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है? प्रोडक्ट। और आपने रासायनिक अभिक्रिया की दर बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हो भाई कि रासायनिक अभिक्रिया की दर मतलब यदि आपसे कह दूं कि अभिकारक के सांद्रण में कमी होगी तो यहां पर हो जाएगा dR/dt। समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में क्या होता है? कमी होता है बच्चों, इसलिए माइनस लगा देते हैं। और समानुपाती होता अभिकारक के सांद्रण के घातांक पर, तो यहां पर घातांक 0 लेकर चलेंगे। ये 0 क्यों लिख दिया सर? हमको समझ में नहीं आया। तो बच्चों आपको बता दिया ना, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, शून्य कोटि अभिक्रिया है, यानी अभिकारक या क्रियाकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। ये जो रेट है वो आपका क्रियाकारक अभिकारक है, इसके सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। और ये dR/dt अभिक्रिया की दर है। और माइनस किस बात का प्रतीक है सर? अच्छा, माइनस ना लेकर प्लस लेते तो काम नहीं हो जाता, लेकिन माइनस इस बात का प्रतीक है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक में कमी आती है और उत्पाद में वृद्धि होती है। अभिकारक में क्या आती है? कमी, और उत्पाद में वृद्धि होती है। समानुपाती हटाते हैं बच्चों तो एक नियतांक लग जाता है। समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, तो k हो गया r⁻0 हो गया। अब किसी भी संख्या के घात में यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या के या चर राशि या अचर राशि कोई भी राशि हो, उसका घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो k बराबर आपका ये आ गया बच्चों, k बराबर आपका ये आया, k बराबर k का मान आया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। पक्षांतर यदि कर दूं बच्चों तो यहां पर रख दो dr रहने दो, ठीक है, और पक्षांतर करूंगा माइनस इधर चला जाएगा k dt। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दोनों पक्षों में समाकलन करें, देखिए ना धीरे धीरे थ्योरम हो जाएगा कंप्लीट। दोनों पक्षों में समाकलन करते हैं। एक पक्ष में r के सापेक्ष समाकलन होगा बच्चों, इस पक्ष में r के सापेक्ष समाकलन होगा, और इस पक्ष में t के सापेक्ष समाकलन होगा। तो यहां पर हम ले लेते हैं माइनस k dt हो गया। यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो सके। अब बच्चों जब भी हम समाकलन की बात करते हैं तो r के सापेक्ष यहां पे 1 है, 1 का समाकलन हो जाएगा r। ठीक है, जैसे x के सापेक्ष 1 का समाकलन x होता है, y के सापेक्ष 1 का समाकलन y होता है, इसलिए r के सापेक्ष 1 का समाकलन r हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सीधा सीधा r। क्या लिख सकता हूं बच्चों? r। ठीक है, माइनस के बाहर ले लो, और यहां पे t के सापेक्ष 1 का समाकलन t हो जाएगा, प्लस c आपका एक समाकलन नियतांक है। c क्या है? समाकलन नियतांक। c क्या है बच्चों? समाकलन नियतांक है। अब मैं यदि बात करूं कि जब अभिक्रिया संपन्न ना हो रही होगी, अर्थात अभिक्रिया एकदम 0 स्थिति पर होगी, मतलब कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है, तब उस समय पर टाइम कितना रहा होगा? 0। और जो अभिकारक है, पूरा का पूरा अभिकारक जो r है बच्चों, वो r0 के बराबर रहा होगा। r0 इसलिए रह रहा है प्रारंभिक स्थिति में, यानी पूरा का पूरा अभिकारक है। देखो भाई क्या होता है कि जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है बच्चों, वैसे वैसे अभिकारक में क्या होती है? कमी होती है। लेकिन प्रारंभ में जब टाइम 0 है, यानी अभिक्रिया हो ही नहीं रही है, तो जो r का मान है रिएक्टेंट वो r0 लेकर चल रहा हूं। r0 इसलिए लेकर चल रहा हूं प्रारंभिक स्थिति में ये r0 लेकर चल रहा हूं। ठीक है, तो अब समीकरण 1 से देखिएगा, समीकरण 1 से यहां पे वैल्यू पुट कर दो, तो t का मान 0 करेंगे, r की जगह तो r0 करेंगे, r की जगह r0 बच्चों, माइनस के है, t की जगह 0 करोगे, प्लस c, तो c का मान आ जाएगा आपका r0। क्या आ गया? r0। इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से c का मान रख दो, तो कितना हो जाएगा? r इक्वल माइनस के टी प्लस r0। ठीक है बच्चों, r0 हो गया। पक्षांतर कर दो, जैसे देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से पक्षांतर करती है। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका के टी।
ये प्लस है बच्चों, आर नॉट प्लस रहने दो, लेकिन ये माइनस है, इधर हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। और यहां से आप के का मान निकाल लो, तो आ जाएगा आर नॉट माइनस आर डिवाइड बाय टी, ठीक है। ये आपका आ चुका है व्यंजक। व्यंजक आ गया, किसके लिए व्यंजक आ गया बच्चों? शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए व्यंजक आया। अब इसके आगे थोड़ा सा आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, यही शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक है। अब देखो फिर से समझ लो, चाहे बच्चों आप आई रख दो चाहे सी रख दो, वही आपका समाकलन नियतांक है, परेशान मत होना। आई भी रख सकते हो, सी भी रख सकते हो। देखो मैं स्टार्टिंग में क्या कहा, कोई अभिक्रिया अभिकारक से प्रोडक्ट यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है, तब अभिक्रिया की दर है वो समानुपाती होता है उसके प्रारंभिक सांद्रण के। प्रारंभिक सांद्रण पर वो निर्भर ही नहीं करता है, तो यहां पर घात 0 कर दिया। और जब बच्चों घात 0 कर दिया तो इसका मान 1 हो गया। पक्षांतर कर दिया बच्चों इसको इधर, फिर माइनस को भी पक्षांतर कर दिया, दोनों पक्षों में समाकलन कर दिया हमने। तो हमने कहा ना r के सापेक्ष में 1 का समाकलन r, और यहाँ dt है मतलब t के सापेक्ष में 1 का समाकलन t, और यहाँ पे i समाकलन स्थिरांक है, चाहे i लिखो चाहे c लिखो। हम जैसे वहां पे c मानकर चल रहे हैं, यहाँ पे i लिया है। अब जब टाइम 0 है, t बराबर 0 है, तो जो r का मान है प्रारंभ में पूरा कंप्लीट है, 100% है। जैसे जैसे अभिक्रिया संपन्न होता है अभिकारक के मान में कमी आती है, लेकिन जब टाइम 0 है अभिक्रिया हो ही नहीं रही है, अभिक्रिया वहां पे संपन्न हो ही नहीं रही है बच्चों, उस स्थिति में जो आपका r है r नॉट के बराबर है, ठीक है। तो t का मान 0 रखेंगे, r के जगह r नॉट का मान रखेंगे तो i का मान आ जाएगा, फिर i का मान समीकरण 1 में रख के पक्षांतर कर देंगे, आपका k का मान आ जाएगा। यही शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक है। इतना ही करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर कर दें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ बच्चों, यदि नोट्स लेना है तो आपको मेरा पर्सनल नंबर याद होगा, नहीं है याद तो लो भैया लिख लो, क्योंकि नोट्स लेने के लिए आपको पर्सनल नंबर पे ही कांटेक्ट करना है। 96 85 29 91 49 मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आपको कांटेक्ट करना है, नोट्स लेना है, प्रॉपर रूप से तैयारी करना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।